हाय एवरीवन, माय नेम इज तमन्ना चौधरी। वेलकम टू नीट अड्डा 247। स्वागत है आप सबका फिजिक्स महाप्रलय 2.0 की इस क्रैश कोर्स क्लास में, जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को 60 मिनट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। देखो, बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसके अंदर जनरली जो टॉपिक्स हैं वो थियोरेटिकल है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो थियोरी और क्वेश्चंस की हेल्प से, इस एक क्लास की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। अगर तुम लोग ऑलरेडी ये चैप्टर कर चुके हो तो बहुत अच्छा सोर्स है ये वाली क्लास रिवीजन का। और अगर तुम लोगों ने ये वाला चैप्टर नहीं कंप्लीट किया है तो ये देखते हुए कि आज 10 अप्रैल हो रही है और तुम्हारा एग्जाम 4 मई को है, तो ये जो क्लास है बिल्कुल परफेक्ट क्लास रहेगी तुम लोगों के लिए, अगर तुम इस पर्टिकुलर चैप्टर को कम टाइम लेके, है ना, लेकिन मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ अगर कंप्लीट करना चाहते हो। बाकी मैं बताना चाहूंगी, अगर इनकेस कोई भी बच्चा नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो जो 1 प्रो महापैक है जिसके अंदर 24 बुक्स नहीं होती थी, ठीक है, आप 1 प्रो महापैक को सिलेक्शन डे ऑफर के तहत इस तरीके से खरीद सकते हैं कि आपको ये जो 24 बुक्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। तो 1 प्रो मैक्स महापैक के अंदर ये बुक्स थी, लेकिन हम तुम लोगों के लिए, हम लोगों ने ये एक ऑफर लेके आए हैं कि हम 1 प्रो महापैक के अंदर ही ये 24 बुक्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अगर आप इस तरीके से एक महापैक चाहते थे जो आपकी ईयर लॉन्ग सब्सक्रिप्शन है, जिसके अंदर हर तरीके के बैचेज आएंगे, चाहे डिटेल कवरेज बैच की बात करूं, रिवीजन बैच की बात करूं, क्रैश कोर्स की बात करूं, प्रैक्टिस बैच की बात करूं, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, टेस्ट सीरीज के साथ, मेंटरशिप के साथ। और अब 1 प्रो महापैक के अंदर 24 बुक्स भी आपके घर पे डिलीवर होंगी। तो आप इस ऑफर का मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हैं। यू कैन यूज द कोड TC लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एंड फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ दीज 24 बुक्स एट योर डोर स्टेप। तो 40% ऑफ का ऑफर चल रहा है, आज ही इस ऑफर को अवेल कीजिए अगर इनकेस तुम लोग नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। बाकी अगर नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो शुरू करते हैं हम लोग इस क्लास को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को 1 घंटे में निपटाते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे कल सुबह 7 बजे अल्टरनेटिंग करंट को निपटाने के लिए। फिर हम लोग एक ही क्लास में थर्मल फिजिक्स के तीनों चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। फिर हम एक ही क्लास में सॉलिड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स करेंगे। और फिर अल्टीमेटली हमारे जो क्रैश कोर्स है इसका दी एंड हो जाएगा। इसके बाद शुरू होगा यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके बाद आएंगे नीट PYQ रेप्लिका फिजिक्स मॉक टेस्ट। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर तुम्हारे PCB में तुम लोगों को जैसे भी प्रिपरेशन करना है, आखिरी के 30 दिनों में तुम्हारी टीचर्स उनका ख्याल रख रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास इन 3 2 1। तो यार देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को शुरू होने से पहले भी ना यहाँ पर दो टॉपिक्स हैं। इन दोनों टॉपिक को मैं बता देती हूँ, फिर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, और किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अरेंज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पहले ये जो दोनों चैप्टर्स है निपटा लेते हैं। यहाँ से ये जो हमारा पहला टॉपिक है, यहाँ से कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए कि मैंने तुम लोगों को ये ना, जब हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर कर रहे थे, मैंने तुम लोगों को ये चीज़ तब भी बताई थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आई कैन से दैट चार्जेस एंड मैग्नेटिक फिजिक्स आर वेरी मच interlinked with one another. That is the reason electric force is not a fundamental force. Magnetic force is not a fundamental force. What is a fundamental force is electromagnetic force, है ना। तो अगर मानो मैं, जो हम लोगों ने लॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किए हैं और बड़े सारे लॉ किए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हे प्रभु लाइट आ गई क्या। जैसे कि मानो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसकी बात करूं, तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया है कि अगर मानो मैं कोई भी गॉसियन सरफेस लूं, तो जो सरफेस इंटीग्रल है उस गॉसियन सरफेस का, वो मुझे दे देगा उसके अंदर कितना इनक्लोज चार्ज है बाय एप्सिलॉन नॉट। करते हैं ना। मैं तुम्हें बोल रही हूँ सेम चीज मैग्नेटिक फिजिक्स में आती है, वो अलग बात है, तुम इस लॉ के बारे में पढ़ते नहीं हो, इस लॉ को तुम्हें आगे कहीं पे अप्लाई नहीं करना है, लेकिन फिर भी सुन लो कि अगर मानो उसी तरीके से जैसे तुमने गॉसियन सरफेस बनाई थी, अब की बार मानो तुम गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल ना करके, मानो अगर तुम लोग मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल करो ना बच्चों, तो जैसे यहाँ पर एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट था, तो यहाँ पर था 1/ε0, यहाँ पर आ गया μ0, यहाँ पर एनक्लोज्ड चार्ज था, यहाँ पर एनक्लोज्ड मैग्नेटिक मोनोपोल स्ट्रेंथ आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोनोपोल स्ट्रेंथ। देखो इसके ऊपर ना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, जहां तक मैं हिसाब लगा पा रही हूँ, तुम लोगों को वो PYQ दिखाती हूँ। हे प्रभु हे प्रभु, ये देखिए,
लुक एट दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का ही है बच्चों, तुम लोगों को दिखाती हूँ मैं। एलो जी, ये देखो, देखना, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो बिल्कुल इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये एक बार जरा सा देखना। तुम्हें क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि मानो अगर तुम्हारे पास कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो, तो मानो अगर तुम लोग, अब देखना सब कुछ होगा, ये मेरी लाइफ की कहानी है, एंड किसी का भी ठीक नहीं होता है। तो मानो अगर कोई भी मेरे पास क्लोज्ड सरफेस है, तो उस क्लोज्ड सरफेस से एसोसिएटेड नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा। तो डू यू ऑल रिमेंबर मैग्नेटिज्म एंड मैटर में मैंने तुम लोगों को ये चीज़ कराई थी कि भाई मोनोपोल्स एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। तो ये चीज़ हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब ये मैग्नेटिक फिजिक्स में होता है, याद रखना है, कोई डिराइव वगैरह नहीं करना है, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये हमारा मैग्नेटिक फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बस इनसे एसोसिएटेड और इक्वेशंस बता रही हूँ कि ये जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं, मैग्नेटिक फिजिक्स में करते हैं। तो अभी हमें अच्छे से पता है कि भाई जो मोनोपोल्स है कभी भी एक दूसरे के बिना तो रह नहीं सकते। तो अगर मानो मैं कोई भी गॉसियन सरफेस बना रही हूँ, तो उसके अंदर जितना पॉजिटिव मोनोपोल स्ट्रेंथ होगा उतना ही नेगेटिव मोनोपोल स्ट्रेंथ होगा। तो आई कैन से कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए जो नेट मोनोपोल स्ट्रेंथ है, बिकॉज उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होने वाली है, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड उस सरफेस के लिए जीरो होने वाला है। मतलब उस सरफेस से एसोसिएटेड जो फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसकी वैल्यू भी हमेशा क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है। ऑप्शन नंबर 2, जीरो। Option number 2. What is this? This is the net electric flux. What is this? This is the net magnetic flux. तो जैसे जब एनक्लोज्ड चार्ज जीरो हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता है, वैसे अगर एनक्लोज्ड मैग्नेटिक मोनोपोल स्ट्रेंथ जीरो हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होता है, और ये आगे कहीं नहीं आएगा। वैसे मैग्नेटिक फिजिक्स में हम ये वाली इक्वेशन करते हैं, इसको बहुत बार अप्लाई भी करते हैं, डिफरेंट डेरिवेशन से डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स तक पहुंचते हैं कि अगर मानो आप लीनियर इंटीग्रल ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो आपको देगा म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय द एनक्लोज्ड करंट। उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर मानो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रेशन करते हैं, तो वो आपको देगा ईएमएफ इंड्यूस्ड। अगेन इसको तुम लोगों को कहीं पे भी अप्लाई नहीं करना है, बस ये जानने के लिए। ये जो तुम लोग यहाँ पर येलो में देख पा रहे हो, तो येलो में जो ये दो इक्वेशंस है जब सिर्फ जानने के लिए हैं कि कैसे इंटरलिंक्ड है। कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस इंटीग्रल की बात करूँ तो बिल्कुल वैसा ही है मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल। अगर मैं लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो उसी तरीके से है एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी लीनियर इंटीग्रल। ये सिर्फ याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है। अब जो सेकंड टॉपिक हमारा आता है, जो एक्चुअली में जहाँ पर मैं कंसेप्ट तुम लोगों को समझा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे तुम्हें सिर्फ बताना ही था, तो वो सेकंड टॉपिक है बच्चों मेरे पास डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट जरा सा यहाँ पर देखना, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मानो बच्चों अगर मैं दो कैपेसिटर्स लूँ, ठीक है, दो कैपेसिटर्स के बीच में मैंने इस तरीके से एक बैटरी लगा दी। अब मुझे अच्छे से पता है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक तो आई का करंट है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक कोई करंट ही नहीं है। तो लोग ताज्जुब हो गए, है ना। कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि भाई कि जो करंट है ऐसे डिसकंटिन्यूअस थोड़ी होगा, कि मानो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 10 एम्पियर का करंट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 10 एम्पियर का करंट होना चाहिए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी 10 एम्पियर का करंट होना चाहिए। तो एक ऐसा करंट, क्योंकि अभी तक बच्चों हम लोगों ने कभी भी अगर करंट की बात की थी, हम चार्ज फ्लो के रेट के बेसिस के ऊपर बात कर रहे थे कि भाई एक वायर के अंदर अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो कितने रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है, उस करंट के बारे में बात कर रहे थे। तो वो जो मेरे पास करंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, ठीक है। वो जो मेरे पास करंट है तुम उसको डिफ्यूजन करंट बोल सकते हो, कि मानो वो डिफ्यूजन करंट की वैल्यू आई है, या फिर मानो वो जो करंट वायर में है उसकी वैल्यू मेरे पास आई है। तो ये वाले करंट की वैल्यू तो आई आ गई, जिसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई किस रेट से जो चार्ज है वो इस वायर के अंदर फ्लो हो रहा है। तो फिर साइंटिस्ट ने बोला कि यार अगर जैसे बहुत ऐसे सिनारियोज होते हैं जैसे प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स के बीच में, जहां पर चार्जेस के फ्लो होने का कोई रेट नहीं है, लेकिन इससे एसोसिएटेड भी कोई करंट है, तो यहाँ पर भी कोई करंट आना चाहिए कि भाई अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 10 एम्पियर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 10 एम्पियर करंट जाना चाहिए। तो ये वाला करंट जो रेट ऑफ चार्ज फ्लो से एसोसिएटेड नहीं है, ये वाला करंट जो इससे एसोसिएटेड है, दैट व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ कितने रेट से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इस करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ आप फिजिक्स में पहली बार कर रहे हैं।
अभी तक हम लोगों ने करंट को डिफाइन किया कि भाई किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है। अब की बार तुम पहली बार करंट को ऐसे डिफाइन कर रहे हो कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में, अगर दो सर्फेसेस के बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है ना टाइम के साथ, तो उससे भी एसोसिएटेड जो करंट आएगा उस करंट का भी एक नाम आना चाहिए, उस करंट को भी हम लोगों को अलग से स्टडी करना चाहिए, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। और एक्चुअली में इस डिस्प्लेसमेंट करंट का देखो कंसेप्ट ये है कि ठीक है, माना कि इन दोनों कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन इन पे चार्ज गैदर तो हो रहा है ना। कि मानो जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहे थे, पहले तो दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं था। अब यहाँ पर 1 कूलम्ब आ गया, यहाँ पर नेगेटिव 1 कूलम्ब आ गया, यहाँ पर 2 कूलम्ब आ गया, यहाँ पर नेगेटिव 2 कूलम्ब आ गया। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो करंट है प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स के बीच में, इट इज कितने रेट से वहां पर जो चार्ज है एक्यूमुलेट हो रहा है। जिस रेट से चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है इट इज इक्वल टू CV। देखो, इट इज इक्वल टू CV, C बीइंग द कैपेसिटेंस, V बीइंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि भाई कैपेसिटेंस बाहर आ गया, विच इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D। देखो, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और जो मेरे पास पोटेंशियल है, पोटेंशियल यहाँ पर बच गया मेरे पास। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो तुम देखो, ये D और D चला गया, है ना। ये मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन गया। तो मेरे पास एक और फॉर्मूला आया, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहा, और ये मेरे पास आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो दिस इज हाउ वी गेट टू द फॉर्मूला, है ना। तो ये जो करंट है, जिसको डिफ्यूजन करंट बोल सकते हैं, जिसको ड्रिफ्ट करंट बोलना ज्यादा सही रहेगा। एक्चुअली मेरा ना ये टर्म याद ही नहीं आ रहा था कि यार इसको कुछ तो बोला जाता है, इसको ड्रिफ्ट करंट बोलना ज्यादा सही रहेगा। तो ये जो फॉर्मूला है ऐसे आता है। तो मैं तुम्हें ये सारे के सारे फॉर्मूलाज इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि तुमसे ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस करंट विच इज एसोसिएटेड विद टू प्लेट्स, कि जो करंट दो प्लेट्स के बीच में, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में जो करंट है, जो इसकी वजह से नहीं है क्योंकि एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक चार्ज जा रहा है, वो इसकी वजह से है क्योंकि दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं, दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। इससे एसोसिएटेड करंट को हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट करंट बोल दिया। ये तो है बच्चों मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट का। अब मानो अगर मुझे तुम लोगों को क्वेश्चन करवाने हो डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर, ये देखो छोटा सा टॉपिक था, तो अगर मानो मैं यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन तुम लोगों को करवा दूँ कि मानो मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके ऊपर जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन है मेरे पास 40² + 60। अब मैंने तुम्हें बोला कि भाई बताओ यहाँ पर कितना तुम लोगों को डिस्प्लेसमेंट करंट देखने को मिलेगा प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स के बीच में एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो तुम बोलोगे I इज इक्वल टू dQ/dt, कि करंट होता है किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है, यहाँ पर करंट है किस रेट से चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। तो या तो ये क्वेश्चन आ जाए, तो टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर दो तो मेरे पास ये बच गया। अब अगर आपसे करंट की वैल्यू 2 सेकेंड के ऊपर पूछी हुई है, तो यहाँ पर अगर तुम टाइम को 2 पुट कर दोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 22 एम्पियर। या तो ये क्वेश्चन आ जाए। कंसेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया, उतना ही कंसेप्ट है। अब मानो या तो मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूं कि भाई मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, मेरे पास एक कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है 10 फैरेड। मैंने तुम्हें बोला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इसकी प्लेट्स के बीच में है उसकी वैल्यू मानो मैं तुम्हें बोल दूं इट इज 3 T⁻³ अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि भाई बताओ तुम्हें यहाँ पर कितना डिस्प्लेसमेंट करंट देखने को मिलेगा 1 सेकेंड के ऊपर। तो तुम बोलोगे कि दी देखो फॉर्मूला तो दोनों करंट का सेम ही है, dQ/dt, चाहे वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो या फिर रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हो, है ना। तो हम यहीं से शुरू करेंगे। आपने ये जो एप्सिलॉन नॉट वाली इक्वेशन बनाई है ये हमारे दिमाग के ऊपर से जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा शुरू करो। तो ये वाली वैल्यू आ गई dQ/dt। चार्ज, अब देखो Q इज इक्वल टू CV, तो ये मेरे पास आ गया CV। अब C की वैल्यू कांस्टेंट थी, बाहर आ गया, तो C dV/dt कर दो। अभी यहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के साथ, तो ये मेरे पास 90² आ जाता है। तो ये वाली वैल्यू आ गई C विच इज 10 मल्टीप्लाइड बाय 90², वैल्यू आ गई मेरे पास 90T²। तो अभी किसी भी टाइम के ऊपर तुमसे डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा जाए, जैसे कि मानो यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा जा रहा है, तो वो वाली वैल्यू आ गई 90 मल्टीप्लाइड बाय 1² विच गिव्स मी द आंसर 90 एम्पियर।
देखिए, या मानो मैं तुम्हें आपकी बार ये क्वेश्चन दे दूंगी, भैया देखो मेरे पास है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, मेरे पास है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू है 10 फैरेड, जो डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर उसकी वैल्यू है 2 मिलीमीटर, और जो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर सॉरी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, मानो अगर उसकी वैल्यू है तुम्हारे पास 5 वोल्ट पर मीटर, तो तुमसे पूछा हुआ है डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू 2 सेकेंड पे बताओ। तो भाई डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगा, किस रेट से चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर, है ना। Q आ गया मेरे पास CV, है ना, C की वैल्यू कांस्टेंट थी, तुमने बाहर निकाल ली, तो ये रह गया मेरे पास dV/dt। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, उसकी वैल्यू कितनी आई, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो ये मेरे पास आया C मल्टीप्लाइड बाई D, और यहाँ पर आ गया dE/dt। ये देखो एक एक करके लेवल इंक्रीज करते जा रही हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन भी है ना, कंसेप्ट तो मैंने तुम्हें बता दिया कंसेप्ट क्या है, अब मैं तुम्हें क्वेश्चंस करा रही हूँ, धीरे धीरे करके लेवल इंक्रीज कर रही हूँ। तो अभी कैपेसिटेंस की वैल्यू देखो, कैपेसिटेंस की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है 10 फैरेड, है ना, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर क्या है 2 मिलीमीटर, जिसकी वैल्यू आ गई ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, मानो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें बोला हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रही है 5 यूनिट्स पर सेकेंड, तो तुम्हारे पास आ गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ जो चेंज हो रही है इट इज 5 यूनिट्स पर सेकेंड, दैट इज इट। अब आपके पास आंसर आ गया, तो ये वाली वैल्यू आ गई 10। अब यहाँ पर कोई कंसेप्ट हो तो मैं तुम्हें बताऊं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो चुकी है, तो अब इस क्वेश्चन में रह गया सिर्फ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, है ना। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 0.1 एम्पियर। देखो वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, वैल्यू मेरे पास आ गई 0.1 एम्पियर। मानो मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दे दूं, चौथा क्वेश्चन, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, मैं सिर्फ क्या कर सकती हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा मैथमेटिकली कॉम्प्लिकेट कर सकती हूँ। जैसे कि मानो मैंने तुम्हें बोला कि भाई अगेन मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, तुम्हें यहाँ पर बोला हुआ है कि भाई जो कैपेसिटर में एरिया ऑफ द प्लेट्स है, ध्यान से देखिएगा, जो एरिया ऑफ द प्लेट्स है उसकी वैल्यू आ गई 2 मीटर स्क्वायर उसकी वैल्यू आगे 2 मीटर स्क्वायर। तो मैं बोल दिया गया कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर है, मानो वो टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रही है, इट इज 2t+3। अब मैं तुम्हें बोल दूं कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू 2 सेकेंड पे कितनी है, क्या कंसेप्ट बताऊं, व्हाट कंसेप्ट, वी हैव डन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब कैपेसिटर Q इज इक्वल टू CV थोड़ी करेंगे अब यहाँ पे। तो अभी अगर डिस्प्लेसमेंट करंट 2 सेकेंड के ऊपर पूछा हुआ है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर से कितना एसोसिएटेड होता है कि उसके ऊपर किस रेट से चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं, यही है ना। अब या तो यहाँ से जाना मेरे लिए इजी हो जाए, या फिर मेन इक्वेशन से चले जाओ, वैसे तो मेन इक्वेशन यही है, या फिर हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशन से चले जाओ, कि ऐसे आ जाता है ना, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय कितने रेट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ। देखिए अब जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया, सब तो कर चुके हैं, एरिया कांस्टेंट है बाहर आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट, ये मेरे पास आ गया dE/dt। एरिया ऑफ द प्लेट्स की वैल्यू जरा सा देख लो कितने है, एरिया ऑफ द प्लेट्स की वैल्यू है 2 मीटर स्क्वायर, dE/dt ये कर दो तो ये वाली वैल्यू आ जाती है 2, तो आंसर आ गया मेरे पास 4 एप्सिलॉन नॉट। तो चाहे आप किसी भी टाइम के ऊपर पूछो, देख लो डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन टाइम, इसका मतलब तुम किसी भी टाइम के ऊपर पूछो इतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ पर तुमने मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा कुछ नहीं किया है, कुछ समझाने को यहाँ पर है नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम कर चुके हैं, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं आती है तो ये वाला टॉपिक फिर स्किप कर दो, एक ही काम हो सकता है। हाँ जी, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, दिमाग में बातें चली गई, मुश्किल तो नहीं लगा, कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, मैंने सिर्फ धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई है और क्वेश्चन सारे ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट निकालते हैं।
क्या ये चीज़ क्लियर हो चुकी है सारे के सारे स्टूडेंट्स को? बताओ भाई। बस ये दोनों टॉपिक्स थे, ये दोनों टॉपिक्स थे। एक मेरा 4 लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दूसरा मेरे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट करंट। अब अगर मानो बच्चों मैं आती हूँ हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि अब जो ये हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब मानो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर आती हूँ कि भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअली में होती क्या है, तो इसके ऊपर डिस्कशन करना शुरू करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव्स हैं, वेव्स हम लोग कर चुके हैं, वेव ऑप्टिक्स हम लोग कर चुके हैं, है ना। वेव्स क्या होती है? डिस्टर्बेंस। एक ऐसे डिस्टर्बेंस जो एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाए उसको वेव बोला जाता है। वेव इस तरीके से एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाएगी कि यहाँ पर ऑसिलेशन हो, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगी और इस ऑसिलेशन की वजह से पूरी की पूरी एक वेव बनेगी। दैट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जानने से पहले पहले डिस्कस कर लेते कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती कैसे है। तो कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्ज हो, कभी भी अगर चार्ज एक्सेलरेट होगा, मान के चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ इस तरीके की दिखती है कि मानो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो जिस प्लेन में ऑसिलेट हो रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके परपेंडिकुलरली जिस प्लेन में ऑसिलेट हो रही होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो जिस प्लेन में या फिर जिस लाइन के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, जिस लाइन के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है और जिस लाइन के अबाउट वेव एक्चुअली में ट्रैवल कर रही है, ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने वाली है। एक बार जरा से देख लीजिए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर साइनोसॉइडली वेरी करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर 4 सेकंड में अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर भी 4 सेकंड में अपने इस तरीके से एक साइकिल कंप्लीट करेगा। ये जो वेव है इस तरीके से देखती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो तुम देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर और जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है, ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने वाली है, दे आर गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अभी फिर यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि कभी कभी ना बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देके या तो वेव की वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछ लेते हैं। मतलब ये तीन चीजें हो गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एक वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके के भी यहाँ पर बनते हैं कि इन तीनों में से 2 डायरेक्शन दे दी जाएगी और तुमसे तीसरी डायरेक्शन पूछी जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें ये बोलूँ कि भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो बताओ वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो ये जो 3 मेरे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं उनके बीच में ये रिलेशनशिप है कि अगर तुम क्रॉस प्रोडक्ट निकालो डायरेक्शंस का, आई एम नॉट सेइंग इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो वेलोसिटी ऑफ द वेव मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ अगर तुम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो तुम लोगों को वेव की वेलोसिटी की डायरेक्शन पता लगने वाली है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट तो अब हम लोगों को मतलब बड़े हो चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट करते करते हम लोग। ये देखिए, अगर मानो मैं बोलूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, वेव की डायरेक्शन निकालो, तो ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना जानते हैं, राइट हैंड लेंगे। क्रॉस से पहले जो फिजिकल क्वांटिटी है विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन में अपने फिंगर्स पॉइंट कर देंगे। देखो फिंगर्स को पॉइंट कर रहे, अब तो क्रॉस प्रोडक्ट भाई बड़े हो गए तुम लोग मेरे साथ साथ, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में 3 अलग जगह आया होगा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में भी आया है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट तो अब बहुत सारे चैप्टर्स में हो चुका है, अब क्रॉस प्रोडक्ट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें अब भी दिक्कत होती है तो तुम रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो, अपनी मनमर्जी से आते हो और अपनी मनमर्जी से जाते हो, ऐसे फिजिक्स नहीं होती है। तो क्रॉस से पहले जो फिजिकल क्वांटिटी है राइट हैंड की फिंगर्स पॉइंट करोगे, क्रॉस के बाद जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन में कर्ल करोगे। सो इफ आई टेक माई राइट हैंड, point in the direction of x, which is the electric field's direction, then curl in the direction of magnetic field's direction, तो थंब अंदर की डायरेक्शन में आ गया, थंब अंदर की डायरेक्शन में आ गया, मतलब जो वेलोसिटी है इसी डायरेक्शन में होने वाली है, तो ये मेरे पास कितना आ गया, पॉजिटिव k कैप। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन।
मानो मैं तुम्हें बोलूं कि भाई अब के बाद मेरे पास एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, वेव की डायरेक्शन पूछी जाए। सो अगेन इनफाइनाइट सिनेरियोस, टेक योर राइट हैंड, पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ जेड विच इज आउटवर्ड। ठीक है, पॉइंट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। नाउ कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए कर्ल कर दिया, थंब आ गया नीचे, थंब आ गया नीचे, इसका मतलब जो वेव है नेगेटिव जे का आपके डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन, कि मानो मैं तुम्हें बोलूं कि भाई मेरे पास एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और वेव जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है वो डायरेक्शन ये है। अब मानो मैं तुमसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछूं, टेक योर राइट हैंड, तुम्हें अच्छे से पता है तो तुम्हारी जो फिंगर्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करनी चाहिए। अब की बार वेलोसिटी ऑफ द वेव की डायरेक्शन दे दी, तो वेलोसिटी ऑफ द वेव की डायरेक्शन दे दी तो थंब को उसकी डायरेक्शन में पॉइंट कर दो। तो फिंगर्स पॉइंट कर दी नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में, थंब पॉइंट कर दिया पॉजिटिव जेड की डायरेक्शन में। कर्लिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है तो नीचे की डायरेक्शन में कर्लिंग करना है, नीचे की डायरेक्शन में कर्लिंग करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितने हो गए मेरे पास, नेगेटिव जे कैप। ये क्रॉस प्रोडक्ट 3 डायरेक्शन बता दी, कल से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को बहुत बार अप्लाई कर चुके हैं। क्रॉस के आगे एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, राइट हैंड के फिंगर्स उस डायरेक्शन में पॉइंट करोगे, क्रॉस के बाद एक फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी डायरेक्शन में कर्ल करोगे, थंब तुम लोग को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द वेव दे देगा। एक बार जरा सा यहाँ पर देख लीजिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ये कि कैसे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन है, और जिस डायरेक्शन में वेव एक्चुअली में प्रोपोगेट करी, तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। इन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के बीच में ये रिलेशनशिप है। दूसरा आ जाता है वेलोसिटी ऑफ द वेव, कि भाई वेव की स्पीड को अगर मुझे लिखना हो तो क्या होगा। तो तुम एक बार जरा सा खुद से सोचो, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ऑब्वियस सी बात है ये मीडियम की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज और ये मीडियम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे इसका प्रोपोगेशन डिपेंड करेगा। कि अगर मानो एक मीडियम की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है या कम है, एक मीडियम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है क्या कम है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये जो वेव है कितने ईजिली उस मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर पाएगी। तो ये जो फॉर्मूला आता है हमारे पास स्पीड ऑफ द वेव का, वो है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना कंपोनेंट है डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड का कितना कंपोनेंट है। अगर तुम्हें ये पता लग जाए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का आरएमएस कंपोनेंट या फिर क्या है मैग्नेटिक फील्ड का आरएमएस कंपोनेंट, तो तुम लोग स्पीड निकाल सकते हो। अगर तुम्हें ये पता है कि भाई अगर तुम्हें ये पता है कि उस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम कंपोनेंट कितना है डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड का कितना मैक्सिमम कंपोनेंट है, तो फिर इक्वेशन आ जाएगी ये। तो ऐसे स्पीड ऑफ द वेव निकल आएगा। ऑब्वियस सी बात है ये मैं वैक्यूम के लिए डिफाइन करूंगी। अगर वेलोसिटी ऑफ द वेव इन वैक्यूम को मैं डिफाइन करना चाहती हूँ विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं एक मीडियम के लिए डिफाइन करना चाहती हूँ तो फिर बाद में मैं इसको मीडियम के लिए ले लूँगी, है ना। इसके ऊपर देखना क्वेश्चंस बहुत सीधी सीधी बातें हैं, किसी भी फॉर्मूला का डेरिवेशन तो है नहीं, है ना। तो ये बिल्कुल सीधी बातें हो जाती हैं। जैसे कि देखना इसके ऊपर अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया क्वेश्चन कराऊँ, अगर ये 2018 का क्वेश्चन है, तुम्हें बोला हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो अगर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में थी तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। चौथा क्वेश्चन, सेम तरीके का चौथा क्वेश्चन, टेक योर राइट हैंड, पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो आई कैप है, क्योंकि यहां पर देखो ना, फिंगर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, कर्लिंग मैग्नेटिक फील्ड, थंब वेलोसिटी, डूइंग इट फॉर द 5th टाइम नाउ। टेक योर राइट हैंड, पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो आई कैप की डायरेक्शन में है। दूसरा तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस में। तो फिंगर्स को तुम लोगों को क्या करना है, फिंगर्स को तुम लोगों को ऊपर की डायरेक्शन में रखना है। हाँ जी, एक बार जरा सा देखिए, जो फिंगर्स हैं तुम लोगों को ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। थंब एक्स की डायरेक्शन में आना चाहिए। तो ये इसका मतलब ये है कि अगर मैं कर्लिंग करूँ तो इस डायरेक्शन में करूँगी, तो वो मेरे पास पॉजिटिव जेड डायरेक्शन आ गया। पॉजिटिव जेड डायरेक्शन आ गया, ऑप्शन नंबर बी गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। कि तुम्हें ये ना लगे ना मैं इजी क्वेश्चन करा रही हूँ। अब ये क्वेश्चन देखना, ये तुम्हारे पास 2017 का क्वेश्चन है।
तुम्हें बोला हुआ है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक पर्टिकुलर मीडियम में फ्लो कर रही है जहां पर उसकी आरएमएस वैल्यू जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसकी वैल्यू इतनी है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछा हुआ है, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा हुआ है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा है कि भाई जो वेलोसिटी ऑफ द वेव होगी इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, या तो दोनों आरएमएस ले लो या दोनों मैक्सिमम ले लो। अब इन्होंने ये आरएमएस दे दिया तो मैं फिर यहाँ से आरएमएस मैग्नेटिक फील्ड ही निकाल पाऊंगी। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव कितनी होती है फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम, ये वाली वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू 6 गिवन है, तो मैग्नेटिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू आ गई 2 × 10⁻8। क्या आपसे ये पूछा हुआ है? अगर आपसे पूछा हुआ है तो ये आंसर है, अगर नहीं पूछा हुआ है तो ये आंसर नहीं है। तो आरएमएस और मैक्सिमम वैल्यू में ये रिलेशनशिप होता है दैट आरएमएस इज मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2। तो आरएमएस निकाल ली, मैक्सिमम पूछा हुआ है तो मैं बोलूंगी कि मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी √2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की कितनी आरएमएस वैल्यू है। तो ये मेरे पास आया 2 × 10⁻8 मल्टीप्लाइड बाय 1.414। ऑप्शन नंबर ए गिव्स में द करेक्ट ऑप्शन। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख लो 2017 का क्वेश्चन है। 2016 का क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होगी? एक एक्सिलरेटिंग चार्ज की वजह से। देखो समझो, अगर मानो चार्ज रेस्ट के ऊपर है ना, फॉर एग्जाम्पल बच्चों चार्ज रेस्ट के ऊपर है, तो रेस्ट के ऊपर जो चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर मानो फॉर एग्जाम्पल चार्ज मूव करने लग जाए, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, मानो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो चार्ज के होने की वजह से ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। चार्ज मूव किया है, करंट आया है, तो ऑब्वियस ही बात है करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। मैं तुम्हें बोल रही हूँ अगर इनकेस चार्ज मूव करते करते एक्सेलरेट करे तो अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे से तो परपेंडिकुलर है ही, वेलोसिटी ऑफ द वेव के भी परपेंडिकुलर है। डन डन डूइंग इन दिस चैप्टर, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। ये देखो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों ये देखना, तुम लोग को यहाँ पर ये बोला हुआ है अगर मानो मेरे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो प्रोपोगेट कर रही है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है। कि अगर मानो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी पॉसिबल है। तो मैं बोलूंगी कि भाई देखो वही डायरेक्शन पॉसिबल है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो। यहाँ पर तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल बता दिया, यहाँ पर और यहाँ पर आपने मैग्नेटिक, यहाँ पर आपने इन दोनों को एंटी पैरेलल बता दिया, यहाँ पर आपने इन दोनों को पैरेलल बता दिया। तो ये कौन सी ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी जहां पर दोनों पैरेलल हैं? दोनों तो परपेंडिकुलर होती है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर मुझे इसी ऑप्शन में दिख रही है, क्योंकि और सब में या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तुम लोगों को यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन में देखना, ये वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है 2023 का। तुम्हें बोला हुआ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इतना है। देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, ठीक है। तुम्हें बोला हुआ है कि जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही है उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ये। तो बताओ व्हाट इज गोइंग टू बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई मैं बोल रही हूँ कि हमें क्यों कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो भाई। अगर फ्री स्पेस है और वैक्यूम है, इसका मतलब 3 × 10⁸ विच इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, velocity of the electromagnetic wave in vacuum. This is electric field का maximum component divided by magnetic field का maximum component. यही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम कंपोनेंट आपने हमें 48 दे दिया,
मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम कंपोनेंट आप हमसे पूछ रहे हो, तो ये तो हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम कंपोनेंट कितना आ गया, 48 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻8, जिसकी वैल्यू आ गई 16 इंटू 10⁻⁻8, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻7। ऑप्शन नंबर डी गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। क्या आपको ये डिफिकल्ट लगे क्वेश्चंस? देखो ये क्वेश्चन है कि भाई अगर किसी भी मीडियम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को अगर लिंक करना हो ना, तो वेलोसिटी से किया जा सकता है। कैसे? इन तीनों की डायरेक्शंस लिंक्ड है वो बता दिया। कैसे इन सब के मैग्नीट्यूड लिंक्ड है वो बता दिया। अब चाहे आप इसको एयर के लिए डिफाइन करो, वैक्यूम के लिए डिफाइन करो, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻8, या फिर आप इसको कोई और मीडियम के लिए डिफाइन कर लो। सच तो यही है, वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। या तो दोनों का मैक्सिमम कंपोनेंट या फिर दोनों की अफेक्टिव वैल्यू, जिसको आरएमएस वैल्यू भी बोला जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर एक और फॉर्मूला आता है बच्चों कि वेलोसिटी ऑफ द, मानो अगर तुम्हें इनको कंपेयर करना हो कि ये तो तुम्हारे पास आ गई वो वाली स्पीड जो एयर या फिर वैक्यूम में है, ये आ गई तुम्हारे पास वो वाली स्पीड जो एक मीडियम में है। तो अगर मानो तुम इन दोनों को डिवाइड करके रिलेशनशिप निकालते हो ना, तो वो रिलेशनशिप ये निकल के आता है कि जो वेलोसिटी एक मीडियम में होगी, इट इज इक्वल टू वैक्यूम के अंदर कितने हैं, अंडर रूट ऑफ द अंडर रूट ऑफ द रिलेटिव परमिएबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है। दिस इज द इक्वेशन। कि ये तो तुमने डिफाइन तो कर लिए, जो स्पीड एयर में है, जो स्पीड वैक्यूम जो मीडियम में है। अगर मैं कंपेयर करने को बोलूँ तो दोनों को कंपेयर करोगे तो तुम्हारे पास ये निकलेगा, दैट द वेलोसिटी इन द मीडियम इज द स्पीड इन द एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ द रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी आ गई। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है कि अगर मानो मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन करना हो, कि मानो अगर फॉर एग्जांपल बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, उसमें से मैं एक वॉल्यूम डिसाइड कर लूँ कि भाई पर यूनिट वॉल्यूम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी एनर्जी को कैरी कर रही है। तो जैसे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम में करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी या तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गई जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई जब काइनेटिक एनर्जी जीरो है, या फिर किसी भी रैंडम पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सेम चीज यहाँ पर है कि भाई अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी को लिखना चाहते हो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में, तो ये फॉर्मूला है। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में तो ये फॉर्मूला है। और किसी रैंडम पॉइंट को देख के डिफाइन करना चाहते हो, ना तो तुम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को देख के करना चाहते हो, ना ही तुम मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड को देख के करना चाहते हो, रैंडमली करना चाहते हो, तो फिर आ जाएगा कितनी इलेक्ट्रिक है प्लस उसमें से कितनी मैग्नेटिक है। तो ये जो एनर्जी है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ऑब्वियसली बात है भाई जब मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी है, दोनों एनर्जी कैरी कर रहे हैं, दोनों में से कोई डोमिनेट नहीं कर रहा। मैकेनिकल एनर्जी में ना तो काइनेटिक एनर्जी डोमिनेट करती है ना पोटेंशियल एनर्जी डोमिनेट करती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी इस तरीके का कोई डोमिनेशन नहीं है ना। तो अगर तुम मानो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिखना चाहो ये इक्वेशन, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में ये इक्वेशन, रैंडमली लिखना चाहो तो ये इक्वेशन। नेक्स्ट आ जाता है जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी होगी, तो इंटेंसिटी हो जाता है एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट। तो चाहे आप एनर्जी डेंसिटी को मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में डिफाइन करो तो ये फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी को आप मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में डिफाइन करो तो ये फॉर्मूला, और अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में डिफाइन करो तो ये फॉर्मूला। इनकी कोई डेरिवेशंस नहीं है। वैसे अगर मानो तुम्हें अब की बार ये बोला जाए कि भाई तुम्हारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट से आर के डिस्टेंस के ऊपर बताओ कितनी इंटेंसिटी होगी। सोर्स ऑफ लाइट से आर के डिस्टेंस के ऊपर अगर मानो बच्चों तुम लोगों से कभी भी इंटेंसिटी पूछी जाए
तो ऐसा हम लोग सेम कर चुके हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। ये मेरे पास आ जाएगा कि कितनी पावर है सोर्स ऑफ लाइट की डिवाइडेड बाय 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो बच्चों पावर हो जाता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। पावर मेरे पास क्या हो जाता है, पावर मेरे पास हो जाता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये तो है पावर, पावर आ गया एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। यहाँ पर आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय एरिया, मल्टीप्लाइड बाय डी कर दूं, मल्टीप्लाइड बाय डी कर दूं तो ये एनर्जी डेंसिटी हो गई, ये स्पीड ऑफ लाइट हो गई। तो मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि फॉर्मूला क्या है। अगर तुम इस तरीके से डिमेंशनल एनालिसिस से भी याद रख पाओ तो इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी, अभी हम लोगों ने किया है कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाता है एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय सी। अभी किया ना ये हम लोगों ने। ये थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की थी कि कैसे डिमेंशनल एनालिसिस के बेसिस के ऊपर भी निकाल सकते हो अगर इनकेस भूल जाओ। कैसे कि भाई इंटेंसिटी मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ऊपर नीचे देखो, अगर मैं डिस्टेंस को अगर मल्टीप्लाई कर दूं, ये है एनर्जी, ये है वॉल्यूम, तो ये मेरे पास आ गया एनर्जी डेंसिटी, डिस्टेंस बाय टाइम आ गया वेलोसिटी। तो डिमेंशनल एनालिसिस के बेसिस के ऊपर भी तुम लोग निकाल सकते हो। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ अगर मानो तुम्हारे पास बच्चों इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर तुम निकाल पा रहे हो तो फिर तो तुम लोग उस पॉइंट के ऊपर अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए तो वो भी निकाल सकते हो। अगर उस पॉइंट के ऊपर मानो तुमसे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाए तो फिर बाद में तुम लोग वो भी निकाल सकते हो। देखिए एक बार, है कि नहीं। देखो कि मानो मैं तुम्हें यहाँ पर ये दूं कि what is the value of the electric field at this point if the energy density क्या मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं, मानो मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दूं कि अगर मानो मैं तुम्हें इसकी पावर दे दूं कि भाई इसकी पावर की वैल्यू x है। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि अगर इस लाइट सोर्स की पावर की वैल्यू x है, बताओ r डिस्टेंस के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। विल नेवर सॉल्व फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, विल टेक द हेल्प ऑफ इंटेंसिटी। कि भाई देखो अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं वैसे हो गया x डिवाइडेड बाय 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और एक इंटेंसिटी हो गया एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट। अब अगर आप यहाँ पर मुझसे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं तो इसको मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिख दूंगी। अगर आप मुझसे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इनकेस अगर पूछते तो मैं इसको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में लिख देती। ऐसे क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी। देखना एक क्वेश्चन कराऊं, क्या बोला मैंने। मानो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है कि भाई तुम्हारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, ध्यान से देखना, ये तुम्हारे पास सोर्स ऑफ लाइट है, इस सोर्स ऑफ लाइट की वैल्यू है 100 वॉट, ठीक है 100 वॉट। तुमसे पूछा हुआ है कि इस सोर्स ऑफ लाइट से 10 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है। ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस तरीके से इस सोर्स ऑफ लाइट से जा रही हैं। अब तुमसे पूछा हुआ है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस सोर्स ऑफ लाइट से निकलती हुई जा रही है तो इस सोर्स ऑफ लाइट से 10 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, कि यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। विल नेवर सॉल्व फॉर द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, विल सॉल्व फॉर द इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी से एनर्जी डेंसिटी लिंक हो जाती है और इंटेंसिटी से पावर वगैरह लिंक हो जाती है। तो मानो अगर मैं बोलूँ कि भाई ये मैंने पॉइंट पकड़ लिया पी पॉइंट, तो अगर मैं इंटेंसिटी पी पॉइंट की डिफाइन करूँ, एक तो मेरी ऑलरेडी जो नॉलेज है उसके बेसिस के ऊपर, विच इज कितनी पावर है 100 वॉट डिवाइडेड बाय कितने यहाँ पर एरिया से एसोसिएटेड 4 पाई 10 स्क्वायर से एसोसिएटेड। देखो इससे एसोसिएटेड सरफेस एरिया ये आ गया ना, तो ये तो हो गया एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया। तो इंटेंसिटी हो गया पावर डिवाइडेड बाय ये वाली सरफेस एरिया, पावर है इतना, ये वाली सरफेस एरिया आ गई 4 पाई 10 का स्क्वायर, और एक मैं इसको एनर्जी डेंसिटी की टर्म्स में लिख दूंगी। तो ये आ गया मेरे पास एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी डेंसिटी को आप लिख दीजिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, क्योंकि वही वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछी गई है ना। एक बार जरा से देखो, मानो इसको इस यहाँ पर ये आ गया मेरे पास सी, खत्म, देखो खत्म। तो अब इसको तुम लोगों को सिर्फ रीअरेंज करना है, तो ये मेरे पास आ गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट सी, इट इज इक्वल टू ई नॉट का स्क्वायर। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाय √2 पाई एप्सिलॉन नॉट सी, जो तुम्हें वन ऑफ द ऑप्शंस में दिखेगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो इस लेवल को बीट करे, तुम्हारा एक भी ऐसा पीवाईक्यू नहीं है. दिस इज द हार्डेस्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. बट इज इट हार्ड ऑल्दो कि यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए तो मैं यहाँ पर इंटेंसिटी देखूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो इंटेंसिटी है उसको मैं एनर्जी डेंसिटी और उसके यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे मैं लिंक कर सकती हूँ, है ना. ये मैं तुम्हें बोल रही थी. नेक्स्ट आ जाता है मोमेंटम. तो भाई मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन, है ना. Electromagnetic wave is the wave nature of light. Photon is the particle nature of light. Both have the same momentum, which is E divided by C. Which is what? Which is E divided by C. वैसे ही नेक्स्ट आ जाता है रेडिएशन प्रेशर. कि मानो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक वॉल के ऊपर गिरा रही हूँ, वो वॉल परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग भी हो सकती है कि वेव इसके ऊपर गिरे, रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाए. परफेक्टली एब्जॉर्बिंग भी हो सकती है कि वेव गिरे और समा जाए. तो यहाँ पर भी तुमसे रेडिएशन प्रेशर पूछा जा सकता है, यहाँ पर भी तुमसे रेडिएशन प्रेशर पूछा जा सकता है. तो दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डू इन लॉज ऑफ मोशन. मानो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि एक बॉल आए पी के मोमेंटम से और पी के मोमेंटम से चले जाए, तो चेंज इन मोमेंटम जिससे एसोसिएटेड फोर्स होता है वो 2p आता है. अगर मानो ये वाली गेंद सीधा सीधा वॉल से चिपक जाती तो चेंज इन मोमेंटम p होता. लेकिन अगर वो उतने ही मोमेंट से रिफ्लेक्ट करके जाए तो चेंज इन मोमेंटम 2p होता है. जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ाई हो एग्जैक्टली नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो अगर यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम डबल है, यहाँ पर फोर्स डबल है, तो यहाँ पर प्रेशर डबल है. तो प्रेशर का फॉर्मूला यहाँ पर आता है I/C. तो अगर यहाँ पर प्रेशर का फॉर्मूला है I/C, यहाँ पर प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा 2I/C. देखिए एक बार, अगर एक बॉल आए p के मोमेंटम से चिपक जाए तो चेंज इन मोमेंटम p के मैग्नीट्यूड का है. वापस p के मोमेंटम से चले जाए तो चेंज इन मोमेंटम 2p के मैग्नीट्यूड का है. कर चुके हैं वैसे क्वेश्चन. सेम यहाँ पर है कि भाई अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग वॉल है तो रेडिएशन प्रेशर I/C है. अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो चेंज इन मोमेंटम डबल है, फोर्स डबल है, तो प्रेशर डबल आ गया 2I/C. देखो क्वेश्चंस करते हैं और ये हमारा रह गया फिर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखना, ये वाला क्वेश्चन आ गया मेरे पास 2020 का. तुम्हें बोला हुआ है कि भाई जो एवरेज फ्लक्स एसोसिएटेड है एक नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, ठीक है, वो इतना है जिसकी सरफेस एरिया इतनी है. अब मुझे तो कोई चीज़ समझ ही नहीं आई. एवरेज फ्लक्स मुझे नहीं समझ आया क्या है, तो मैंने यूनिट्स देखे तो इंटेंसिटी पता लग रही है कि भाई यहाँ पर इंटेंसिटी गिवन है कि अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी की बात करूँ दैट इज 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका मतलब SI यूनिट में लिखूँ तो 20 वॉट डिवाइडेड बाई 10⁻⁻² मीटर का स्क्वायर. इसका मतलब 20 इंटू 10⁻⁴ वॉट पर मीटर स्क्वायर. तो ये इंटेंसिटी दे दी इन्होंने. मेरे पास एक ऐसी वॉल है जो नॉन रिफ्लेक्टिंग है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है. तो यहाँ पर अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर की वैल्यू आ गया मेरे पास I/C. देखो ये जो मेरे पास प्रेशर है, इस प्रेशर की वैल्यू मेरे पास आ गई I/C. I की वैल्यू आ गई 20 इंटू 10⁻⁴, C की वैल्यू आ गई 3 इंटू 10⁸. क्यों मैंने प्रेशर निकाला? क्योंकि तुमसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है, अच्छा तुमसे पूछा हुआ है कितनी एनर्जी रिसीव कर रहा है सरफेस 1 मिनट में. फिटे मुंह ये सब हमें करने की जरूरत ही नहीं थी. कितनी एनर्जी सरफेस रिसीव कर रहा है 1 सेकेंड में, तो तुमने इंटेंसिटी निकाल ली ना. तो इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई 20 इंटू 10⁻⁴, मतलब इतनी एनर्जी जा रही है 1 सेकेंड में पर यूनिट सरफेस एरिया. तो जितनी एनर्जी जा रही है 1 सेकेंड में, इट इज कितनी इंटेंसिटी की लाइट गिर रही है मल्टीप्लाइड बाय कितने सरफेस एरिया के ऊपर गिर रही है. तो ये वाली वैल्यू आ गई कितने, ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई कितने, 1 मिनट में ना. तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 400. कि भाई 400 जॉल की एनर्जी जा रही है 1 सेकेंड में. तो अगर 400 जॉल की एनर्जी जा रही है 1 सेकेंड में, तो जो एनर्जी जाएगी 1 मिनट में
60 गुना ज़्यादा होगी, तो वो हो जाएगी मेरे पास 400 मल्टीप्लाइड बाई 60 विच इज़ बेसिकली 24 इंटू 10⁻³ ऑप्शन नंबर सी। दोबारा से देखिए, तुम्हें बोला हुआ है इतनी इंटेंसिटी की लाइट है, इतने एरिया पे गिर रही है, कितनी एनर्जी मिलेगी इस सरफेस एरिया को 1 मिनट में। बहुत ईजी क्वेश्चन। तो भाई अगर मुझसे पूछा हुआ है कितनी एनर्जी मिलेगी 1 सेकेंड में, तो ऐसे भी कर सकते थे कि भाई इंटेंसिटी हो गया कितनी एनर्जी मिली डिवाइडेड बाय कितने एरिया को कितने टाइम में। तो अगर मैं वो एनर्जी निकालना चाहती हूँ जो इतनी इंटेंसिटी की वजह से इतने एरिया के ऊपर गिरते हुए 60 सेकेंड्स में मिलेगी, तो यहाँ से भी आंसर निकाल सकते थे। ऑप्शन नंबर सी गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ये बोला हुआ है कि भाई बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो भाई सेम कंट्रीब्यूशन है, जो एनर्जी में कंट्रीब्यूशन है दोनों का, जो कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का या फिर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी में, बिल्कुल सेम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई डोमिनेट नहीं कर रहा है, दोनों का सेम कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन का रेशियो आ गया 1:1। तुम्हें यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन दिया जाए, इंटेंसिटी दे दी, देखो एनर्जी फ्लक्स को ये इंटेंसिटी बोल रहे हैं, ये इंटेंसिटी है, ये गिर रही है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जिसका सरफेस एरिया इतना है। तुमसे पूछा हुआ है कितना फोर्स लग रहा होगा सरफेस के ऊपर, तो मैं बोलूँगी भाई फोर्स कुछ नहीं सिखाया दी ने प्रेशर सिखाया हुआ है कि लाइट कभी भी इस तरीके से गिरे तो बिकॉज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर गिर रही है तो प्रेशर 2I/c होगा, बाकी प्रेशर हो जाता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो अभी अगर आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि फोर्स की वैल्यू कितनी है और सारी चीज़ें मुझे सब्सटीट्यूट करनी है, जैसे एरिया यहाँ पर आ गई 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 15 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी की वैल्यू एसआई यूनिट में गिवन है 25 इंटू 10⁻4। स्पीड ऑफ लाइट एसआई यूनिट में लिख दो 3 इंटू 10⁸। ये कंपेरेटिवली ज़्यादा ईजी लगा होगा। तो देखो एफ की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 15 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁸। ये मेरे पास आया 5, ये मेरे पास आया 1.25 इंटू 10⁻⁻6। ऑप्शन नंबर ए गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। एक बार जरा सा देखिए, अच्छा 2 नहीं मल्टीप्लाई किया क्या मैंने, 2 नहीं मल्टीप्लाई किया क्या, हाँ सॉरी यार 2 नहीं मल्टीप्लाई किया मैंने, ये 2 मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, 2 मल्टीप्लिकेशन में है। ऑप्शन नंबर बी गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। ये इजी लगा होगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में लिटरली इंटेंसिटी, एरिया और टाइम देके एनर्जी पूछी हुई थी। ये फिर भी अच्छा क्वेश्चन था कि इन्होंने फोर्स पूछा, तो तुम्हें प्रेशर बताया ना, प्रेशर को इंटेंसिटी की टर्म्स में कैसे लिखना होता है लिख दो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आज तुमने आके सीखा है। एक प्रेशर फोर्स बाय एरिया होता है, तो यही फोर्स पूछा हुआ है। अब सारी की सारी वैल्यूज गिवन है, एक वैल्यू नहीं गिवन है और वही तुमसे पूछी गई थी, है ना। एक बार जरा सा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन देखना, या तो ये 2021 का है या फिर 22 का है, कि अगर मानो लाइट एक ऐसे मीडियम में प्रोपोगेट कर रही है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू इतनी है, जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू इतनी है, तो अगर उस मीडियम में उसकी वेलोसिटी इतनी है तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है। तो वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई ये, वी हैव डन दैट वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज गोइंग टू बी स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ द रिलेटिव परमेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। वी हैव डन दिस। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQs को देख के ही आइडिया लगेगा कि भाई हमें आता है कि हमें नहीं आता है, बिकॉज दिस इज द लेवल ऑफ ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जितने भी प्रॉपर्टीज जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। देखो दिस इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं, जस्ट 1 सेकेंड, ये क्वेश्चंस कराए हैं मैंने तुम्हें, ऐसा एक भी PYQ नहीं है, क्योंकि भले ही लास्ट चैप्टर ऊपर से नहीं उड़ाएंगे, लेवल यही रखना है। हम लोगों को ये जो PYQs हैं ईजी लगने चाहिए, बिल्कुल सब्सटीट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, है ना। अब यहाँ पर जो आखिरी हमारा टॉपिक है जिसको हम NCERT से करने वाले हैं, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और फिर बाद में हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। 7 बजे क्लास चली थी, 2:25 PM हो रहे हैं, इसका मतलब 7 घंटे 25 मिनट्स हो रहे हैं। बीच में 30 मिनट का ब्रेक काट दो, इसके अलावा भी एक 10 मिनट का ब्रेक हुआ था, तुम वो काट दो। 40
समझ गए? इसका मतलब 6 घंटे 45 मिनट्स ऑलरेडी मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ। अब इसको कंप्लीट करते हैं 10 मिनट में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। अगर मैं सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, अगर उनके अंदर मैं सेक्शन डिवाइड कर दूं कि भाई इतने से इतने वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम को मैं ये बोलूंगी, इतने से इतने वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम को मैं ये बोलूंगी, इतने से इतने वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम को मैं ये बोलूंगी, तो मेरे पास ये वाली आ जाती है: गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव। फिर बाद में माइक्रोवेव के बाद आ जाते हैं रेडियो वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब जो मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको वेवलेंथ के सेक्शन में डिवाइड करना। जैसे मुझे अच्छे से पता है, अगर मैं 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर की बात करूं तो ये मेरा विजिबल स्पेक्ट्रम है। मतलब अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ इस रेंज के बीच में लाई कर रही है तो वो हम लोगों को दिखाई देगी। तो ऐसे सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ऐसे वेवलेंथ के ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया और उनको नाम दे दिया, अरेंज कर दिया उनको। या तो मैं इंक्रीजिंग वेवलेंथ में अरेंज कर दूं या डिक्रीजिंग वेवलेंथ में, जैसे मर्जी, लेकिन मैंने एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर दिया। वो अरेंजमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखो, जो ये ऑर्डर जो है, इस ऑर्डर को याद करने के लिए एक निमोनिक है विच इज राहुल मिश्रा। राहुल मिश्रा इज विजिटिंग अंकल Xavier's गार्डन। सो दिस इज द निमोनिक। इसकी हेल्प से ना तुम लोग ऑर्डर याद कर सकते हो कि राहुल आर रेड, राहुल रेडियो वेव्स, मिश्रा माइक्रोवेव्स, इज आई इंफ्रारेड, विजिटिंग वी विजिबल रीजन, अंकल यू अल्ट्रावायलेट रीजन, Xavier's X एक्सरेज, गार्डन जी गामा रेज। तो इसकी हेल्प से तुम क्या कर सकते हो, रट सकते हो ये वाले ऑर्डर को। तो ऑब्वियस ही बात है, विजिबल रीजन में विबग्योर लाई करेगा तो यहाँ पर अल्ट्रावायलेट के पास में आएगा वी, इंफ्रारेड के पास में आएगा आर। तो विबग्योर ऐसे लाई करेगा। तो ये मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है कि भाई जब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही हूँ, देखो ना, रेड से वायलेट तक जा रहे हो तो जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है, जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से सारे के सारे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ब्लॉक्स में डिवाइड कर देना वेवलेंथ के पर्सपेक्टिव से और उसको एक सही ऑर्डर में अरेंज करना, यही मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। अब एनसीईआरटी की हेल्प से देखते हैं और एक एक करके इन स्पेक्ट्रम्स को डिड्यूस करते हैं। जो याद रखने वाली चीज़ें होंगी याद रखने वाली है, जो समझाने वाली होगी वो मैं समझा दूंगी, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। सबसे पहले अगर मानो मैं इंफ्रारेड वेव से यहाँ से डिस्कशन करना शुरू करूँ, तो इंफ्रारेड वेव्स को हीट वेव्स बोला जाता है। द रीजन बीइंग टू, दो रीजन है। नंबर वन, जो बहुत ही गर्म बॉडीज और मॉलिक्यूल्स हैं वो इनको प्रोड्यूस करते हैं। नंबर टू, विच इज द मेजर रीजन वाई दे आर कॉल्ड हीट वेव्स, इट इज बिकॉज अगर ये वेव तुम किसी भी मटेरियल के ऊपर गिरा दो तो मटेरियल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो वाटर मॉलिक्यूल्स इनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, हीटअप हो जाएंगे और उनके सराउंडिंग में जो मटेरियल है उसको भी हीटअप कर देंगे। दैट इज द रीजन इनको हीट वेव्स बोला जाता है। कि मानो अगर मैं मटेरियल हूँ, मेरे ऊपर इंफ्रारेड वेव्स गिर जाए तो मेरे अंदर के जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है ना, वो उस एनर्जी को गेन करके उनकी थर्मल एनर्जी में इंक्रीज आ गया, थर्मल एनर्जी में इंक्रीज आ गया तो अल्टीमेटली मेरा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन, वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है मेरे अंदर ही तो है। दैट इज द रीजन ये जो इंफ्रारेड वेव्स हैं इनको फिजिकल थेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है। यही इंफ्रारेड वेव्स हैं जो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है ना। ये जो इंफ्रारेड वेव्स हैं, तो ऐसे इंफ्रारेड डिटेक्टर्स अर्थ की सैटेलाइट्स में लगे हुए हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग मतलब जिसकी हेल्प से मिलिट्री इंटेंशंस निभाए जाते हैं, है ना। कोई भी चीज़ जो मिलिट्री से एसोसिएटेड है वो हो जाती है इन वेव्स की हेल्प से। सो मिलिट्री पर्पसेस के लिए अर्थ की सैटेलाइट्स में इंफ्रारेड डिटेक्टर्स लगे होते हैं। तो ये सैटेलाइट्स एक तो मिलिट्री पर्पसेस के लिए होती है, दूसरा ये देखने के लिए कि भाई जो खेती बाड़ी है किस तरीके से चल रही है, क्रॉप्स किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं।
और उसी तरीके से ये जो इंफ्रारेड डिटेक्टर्स है हमारे रिमोट कंट्रोल स्विचेस में भी होते हैं, जो हम लोगों को टीवी के रिमोट में दिख जाएंगे, वीडियो रिकॉर्डर्स में दिख जाएंगे, एवरीथिंग। जो याद रखने वाला है वो याद रखने वाला है, जो समझाने वाला है वो मैं सारा समझा दूंगी, जैसे कि क्यों इनको हीट वेव्स बोला जाता है, और सब तो याद ही रखने वाले। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स बच्चों वो वेव्स है जो कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। चाहे मैं उन वेव्स की बात करूं जिसकी हेल्प से टीवी का कम्युनिकेशन होता है, या फिर सेलफोन में जो कम्युनिकेशन होता है, या फिर रेडियो में जो कम्युनिकेशन होता है, इन ये जिन भी वेव्स से होता है उन वेव्स को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो वेव्स बोलते हैं। तो नंबर चीज तो यहाँ पर यही लिखी हुई है कि रेडियो वेव्स बनती कैसी है। तो रेडियो वेव बनेगी जब एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द चार्ज हो, कि अगर मानो चार्ज एकदम से एक्सेलरेट करे उसकी वजह से रेडियो वेव्स बनती हैं। रेडियो और टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम्स में इसका इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर एक रेंज बताई हुई है, तो ये रेंज मैंने लिख दी है। यहाँ पर रेंज ये बताई हुई है कि भाई जो एफएम वगैरह तुम्हारे होते हैं, है ना, जो तुम्हारे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी का रेंज ये है। फिर इससे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाले रेंज के रेडियो वेव्स को शॉर्ट वेव बैंड्स बोला जाता है। इससे बड़ी रेंज की फ्रीक्वेंसी को टीवी में इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को सेल फोन्स में इस्तेमाल किया जाता है। जो भी चीज़ तुम्हारे एनसीईआरटी में है वहां से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है। ये लिखे हुए हैं तो तुम लोगों को याद करने चाहिए, है ना। तो ट्राई करना, मतलब एक स्टिकी नोट के ऊपर ये लिख दो कि रेडियो वेव्स के 4 डिस्टिंक्शन हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। जो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी की रेंज की है, चलो तुम ये नंबर मत याद रखो, नंबर मत याद रखो, ऑर्डर याद रख लो कि जिन रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी सबसे छोटा है उसको हम लोगों ने बोल दिया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। उससे बड़ी फ्रीक्वेंसी वालों को बोल दिया शॉर्ट वेव बैंड्स। उससे बड़ी फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल होता है टीवीज में, उससे बड़ी फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल होता है सेल फोन में। अगर ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं याद कर सकते हो तो तुम्हें ऑर्डर याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स की बात करूं तो इनकी फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज में होती है। गीगा का मतलब 10⁹9, तो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है गीगाहर्ट्ज में। माइक्रोवेव्स को स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स में क्रिएट किया जाता है। इन वैक्यूम ट्यूब्स का नाम काइलेस्ट्रॉन्स हो सकता है, मैग्नेट्रॉन्स हो सकता है, गन डायोड हो सकते हैं। तो स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं, सिर्फ वही स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स माइक्रोवेव्स को क्रिएट कर सकती है। माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल रेडार सिस्टम में होता है, जो एयरक्राफ्ट के नेविगेशन में हेल्प करता है। जो स्पीड गन होते हैं, मानो टेनिस खेल रहे हो या फिर क्रिकेट खेल रहे हो, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली बताते हैं कि भाई बुमराह ने, आई डोंट नो डूड whether he is a bowler or a fields person, if fields person is the right term, I don't know, I don't watch cricket, लेकिन मानो अगर इस तरीके से कोई बॉलर ऐसे गेंद डाल रहा है तो वो तुम्हें तुरंत बता देते कि भाई इसने जो बॉल है इतनी स्पीड के साथ डाली है। तो वो माइक्रोवेव के ये जो स्पीड गन्स हैं वो स्पीड गन्स का इस्तेमाल करते हैं। स्पीड गन्स की हेल्प से ये जो एकदम से कि भाई इसकी स्पीड टिकट लगेगी, इसने गाड़ी को इतने से ज़्यादा स्पीड के साथ चलाया है यहाँ पे जो अलाउड नहीं था, तो इस तरीके से जो टाइमली मेजरमेंट होता है ना, वो टाइमली मेजरमेंट होता है स्पीड गन्स की हेल्प से, जो माइक्रोवेव्स के बेसिस के ऊपर काम करते हैं। फिर माइक्रोवेव अवन, तो हमें पता ही है कि माइक्रोवेव अवन के अंदर जो हमारा खाना गर्म हो रहा है वो माइक्रोवेव्स की हेल्प से ही हो रहा है। तो बेसिकली तुमने खाना रखा हुआ है, उनके ऊपर माइक्रोवेव्स गिरी। इन माइक्रोवेव्स ने, अब ये जो माइक्रोवेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे तुम्हारे खाने के अंदर जो पानी है वो जिससे ऑसिलेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी। तो इस फ्रीक्वेंसी के मैच होने की वजह से अब वाटर मॉलिक्यूल और ज्यादा ऑसिलेट करेगा, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और ये आसपास जिस भी फूड से कनेक्टेड होगा उसको भी गर्म कर देगा। समझो ना यार, मानो अगर तुम पागल हो, तुम्हारा दोस्त भी पागल हो, तो मिलके तुम बहुत ही ज्यादा पागल हो जाते हो। I0 की इंटेंसिटी मैक्सिमम सुपरपोजिशन दिखाए तो 4 I0 की इंटेंसिटी की दिखाती है। ऐसे समझो कि माइक्रोवेव्स आई, उनका कुछ फ्रीक्वेंसी है, वाटर मॉलिक्यूल जो खाने के अंदर प्रेजेंट है उनका कुछ फ्रीक्वेंसी है। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए ये वाटर मॉलिक्यूल पागल हो जाता है। अब ये इतनी तेजी से ऑसिलेट कर रहा है ना, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वही थर्मल एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी हीट की फॉर्मेट में होगी, वो हीट सराउंडिंग फूड मटेरियल को मिल जाएगी, और ऐसे इसी तरीके से हमारा जो खाना है वो भी गर्म हो जाता है।
विजिबल रेज तुम्हें अच्छे से पता है, हमारा पूरा का पूरा विबग्योर, जिसकी जो वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है ना। हमारी जो आईज है सिर्फ इसीलिए इसी के लिए सेंसिटिव है, हमें इंफ्रारेड नहीं दिखता, हमें माइक्रोवेव नहीं दिखता। शुक्र है ना भाई। सोचो यार, तुम रिमोट लेके बैठे हो, तुम्हें उसके अंदर से रेज आती हुई दिख रही है, तुम्हें है उसके अंदर से इस तरीके से रेज आती हुई दिख रही है, तो तुम तो पगला जाओगे। तो शुक्र है हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ विजिबल रीजन दिखता है, तो हमारी आईज के लिए यही सेंसिटिव है। लेकिन जो स्नेक्स हैं वो इंफ्रारेड वेव्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो यूवी रेज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। समझाने वाला समझा दूंगी और याद रखने वाला तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा। फिर आ जाएंगे यूवी रेज। तो यूवी रेज सबसे पहले प्रोड्यूस होते हैं स्पेशल लैम्प से या फिर बहुत हॉट बॉडीज से। इंफ्रारेड भी बहुत हॉट बॉडीज से प्रोड्यूस होते थे। ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं ये भी बहुत हॉट बॉडीज से प्रोड्यूस होते हैं। अगर मानो ये जो यूवी रेज हैं सन के अंदर भी प्रेजेंट है, मतलब सन से जो लाइट आ रही है उसके अंदर भी यूवी रेज प्रेजेंट है। तो अगर यूवी रेज का ज्यादा एक्सपोजर हमारी स्किन के ऊपर हो तो क्या होती है, टैनिंग होती है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये जो मेरे पास यूवी रेडिएशन है ना, इस यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है ऑर्डिनरी ग्लास। कि जैसे कि मानो कि तुम खिड़की खोल के अगर धूप में बैठे हुए हो तो सनलाइट एग्जैक्टली तुम्हारे ऊपर गिर रही है, यूवी रेडिएशन भी तुम्हारे ऊपर गिर रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली तुम लोग को टैनिंग हो जाएगी क्योंकि मेलेनिन प्रोडक्शन बढ़ गया। मैं अब बोल रही हूँ, मानो तुम खिड़की बंद कर दो, अब अगर तुम सेम धूप में बैठो तो धूप से जो एनर्जी आ रही है, धूप से जो हीट आ रही है, धूप से जो गर्माहट आ रही है वो तुम्हें अब भी फील होगी। लेकिन अब तुम्हारे ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस नहीं गिर रही है क्योंकि वो जो ग्लास था ना, उस ग्लास ने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब तुम्हें टैनिंग नहीं होगी। तुम्हें गर्मी जरूर लगेगी क्योंकि धूप के नीचे बैठे हो, लेकिन तुम्हें टैनिंग कभी भी नहीं होगी। अगर किसी बच्चे को लगता है कि तुम जब पापा के साथ या फिर फैमिली के साथ कभी गाड़ी में जाते हो, तुम यहाँ पर बैठे हो, तुम्हारी बहन यहाँ पर बैठी है, गाड़ी के जो विंडोज हैं वो बंद है, लेकिन तुम्हारे ऊपर धूप पड़ रही है, तो तुमने ऐसे किया होगा कि कहीं टैनिंग ना हो जाए। ऐसा नहीं होगा। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब बाय द ग्लास विंडोज। तुम बैठो, तुम्हें गर्मी जरूर लगेगी, यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, लेकिन उस धूप की वजह से तुम्हें कभी भी टैनिंग नहीं होगी। जब जो हमारे वेल्डर्स होते हैं, है ना, जो जो हमारे वेल्डर्स होते हैं, तो कभी भी मानो जब वो वेल्डिंग कर रहे होते हैं ना, तो इतना ज्यादा स्पार्क निकलता है, मानो मेटल को मेल्ट कर रहे हैं, है ना, इतना ज्यादा एकदम से स्पार्क निकल रहा है। तो उस स्पार्क के अंदर भी बहुत सारी यूवी रेडिएशन होती हैं। तो ये जो हमारे वेल्डर्स है ना, इसीलिए ग्लास के गॉगल्स डालते हैं, बड़े बड़े ग्लास के गॉगल्स डालते हैं कि जो ये लाइट एकदम से एक्सपोज हो रही है जब वो वेल्डिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो यूवी रेडिएशन है वो उनकी आंखों को खराब करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्लास है वो क्या करता है, यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी अल्ट्रावायलेट रेज की एक खूबी ये भी है कि इनको बहुत ही पतली पतली रेज में कन्वर्ट किया जा सकता है, बहुत ही प्रिसाइजली। जैसे गोल्ड नहीं होता, इट इज़ वेरी डक्टाइल एंड मेलिएबल। मैं चाहूँ तो बहुत पतली शीट में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ और बहुत ही पतली वायर में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो ऐसे अल्ट्रा वायलेट रेज है, इनको बहुत ही बारीक बीम में कन्वर्ट किया जा सकता है। दैट इज द रीजन इनका इस्तेमाल लेसिक सर्जरी में होता है, जो तुम्हारी आईज की सर्जरी है। बाकी यूवी लैम्प्स प्रेजेंट होते हैं वाटर प्योरीफायर के अंदर, जो जर्म्स को किल करते हैं। मैंने एग्जैक्टली लिखा हुआ है कितने कितने यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ द वेव्स से, अल्ट्रावायलेट रेज से। फिर एक्सरेज आ गए। तो एक्सरेज की अगर मैं बात करूं तो ये तब प्रोड्यूस होती है जब एक मेटल के ऊपर हाई काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन गिरे। तो मानो अगर एक मेटल के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर इलेक्ट्रॉन गिरा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की एक्सरेज प्रोड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। तो एक्सरेज के यूजेस ये है कि इसको डायग्नोस्टिक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन में, और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। क्योंकि एक्सरेज जो हैं अगर किसी के ऊपर भी गिर जाए तो बिकॉज इनके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो मानो अगर तुम एक्सरे को अगर यहाँ पर हाथ पे इस तरीके से गिरा दो तो तुम्हें डैमेज कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर तुम मानो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टिश्यू जिसके अंदर वो कैंसेरियस सेल्स हैं, पता नहीं उनको क्या बोला जाता है, ऑन्कोजेंस, डूड आई हैव फॉरगॉट। तो मानो ये तुम्हारे पास वो सेल्स हैं जो मेटास्टेसिस शो कर रहे हैं, ठीक है।
अब तुम इसको किल करना चाहोगे ना, कैंसर को ट्रीट करने के लिए, तो तुम एक्सरेज इन्हीं के ऊपर गिराओगे। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि यहाँ पर कहीं पे एक्सरेज ना गिर जाए, क्योंकि तुम्हारा काम इस टिश्यू को डैमेज करना नहीं है, सिर्फ ये वाले पार्ट को निकालना है। तो ये वाले पार्ट को तुम खत्म कर सकते हो उसके ऊपर क्या करके, एक्सरेज। अच्छा, ऑन्कोजेंस, ये मेरे पास आ गई एक्सरेज। फिर मेरे पास आ गई गामा रेज। तो गामा रेज प्रोड्यूस होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई उनको प्रोड्यूस करते हैं, और इनका भी इस्तेमाल होता है कैंसर सेल्स की ट्रीटमेंट में। फ्लेक्स तो मैं करती रहती हूँ। ये देखो, ये खत्म, पूरा एनसीईआरटी के बेसिस के ऊपर तुम्हें बता दिया। ये तो ये छोड़ दो, ये वाला पीवाईक्यू, ऐसा पीवाईक्यू कभी नहीं आएगा। 2013 का क्वेश्चन देखो, तुम्हें बोला हुआ है माइक्रोवेव अवन में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं सबसे एफिशिएंटली कब खाने को गर्म करेंगे। तो वही, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है सबसे ज्यादा उतावला तभी होगा ना जब माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है सेम हो जाए, that the frequency of the microwaves must match with the resonant frequency of the water molecules। ऐसे सिनारियो में ये बिल्कुल उछलता है, बहुत ही ज्यादा उछलता है, तो हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट प्रोड्यूस की वजह से जो सराउंडिंग मीडियम है वो गर्म हो जाता है। देखिए, मैच दी फॉलोइंग बोला हुआ है, याद नहीं होना चाहिए। तुम सोचो, राहुल मिश्रा इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन, इस डायरेक्शन में जब तुम लोग जा रहे हो तो वेवलेंथ क्या हो रही है, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। तो यहां पर एक तो दिया हुआ है रेडियो वेव्स, एक दिया है माइक्रोवेव्स, एक दिया हुआ है इंफ्रारेड, एक दिया हुआ है एक्सरेज। तो एक्सरे की वेवलेंथ सबसे कम होनी चाहिए, तो सबसे कम वेवलेंथ मैं यहां पर देख पा रही हूं। सबसे बड़ी वेवलेंथ रेडियो वेव की होनी चाहिए, तो सबसे बड़ी वेवलेंथ रेडियो वेव की मैं यहां पर देख पा रही हूँ। रेडियो से छोटी माइक्रो की होनी चाहिए, तो मैं ये देख पा रही हूँ। माइक्रो से छोटी इंफ्रारेड की होनी चाहिए, तो ये देख पा रही हूँ। हो गया। हाँ जी, एक बार जरा सा देखिए। दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास एवरीवन। होपफुली आपको सारी चीजें समझ आई हो। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चैप्टर को अच्छे से तुम लोग कंप्लीट कर चुके हो। अब क्लास के पीडीएफ के लिए और इस चैप्टर के ऊपर हैंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस के डीपीपी के लिए तुम मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जा सकते हो और नीट अड्डा 247 के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जा सकते हो, ताकि तुम लोग एक बार ना क्वेश्चंस को सॉल्व करके एक बार ये जान पाओ कि हमने क्लास में कंसेप्ट वगैरह तो सीख लिए, अब ये सीख लेते हैं कि जब मैम प्रेजेंट नहीं है तब किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो वो तुम्हारी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए वो डीपीपी है, उसको जरूर से सॉल्व करना। और मिलते हैं बच्चों कल सुबह 7 बजे अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर को निपटाने के लिए। लाइक कर देंगे इस सेशन को अगर ये सेशन पसंद आया है। एंड दैट इज ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।